Hi there. चलो, in the previous video we completed the definitions of economics. तो आज हम बात करते हैं कि what is the scope of economics. Now what do you mean by the word scope? Scope का मतलब होता है कि economics का relevance कौन सी जगहों पर जाता है. Where is economics used? What are the different categories that are involved in the subject of economics? तो बेटा सबसे पॉपुलर जो आपने पहले पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स. चलो मेरे को बताओ कौन से दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं. एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. यस, इन द ईयर 1920 रैगनर फ्रिस्क was the first person to give bifurcation between the two aspects of economics, that is mikros and macros. अब आप सोच रहे रहोगे कि ये मिक्रोस और मैक्रोस क्या है. तो बेटा ये ग्रीक वर्ड्स है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो. मिक्रोस मीन्स 1/1,000,000th of a part, मतलब a very small part, whereas macro means something which is large. तो बेटा हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, मिक्रोस मतलब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जबकि मैक्रोस मतलब एग्रीगेटिव अप्रोच. सो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट टू पार्ट्स आर माइक्रो एंड मैक्रो. बेटा माइक्रो का मतलब होता है एज आई टोल्ड यू स्मॉल, whereas मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. माइक्रो में वी जनरली गो अहेड विद इंडिविजुअलिस्टिक स्टडीज, whereas मैक्रो में वी गो अहेड विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेटिव स्टडीज. और क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं बेटा माइक्रो और मैक्रो में, क्या फर्क है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी. Why price theory? Because it operates and it helps us to understand the price mechanism. आपको याद रहेगा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन हुआ दैट इंटरसेक्शन इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो हम गुड्स का प्राइस, सर्विसेज का प्राइस, याद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करके कुछ पढ़ा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सबको भी जो पेमेंट किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से ही किया जाता है. Where do we study demand and supply? Microeconomics. Therefore, we say that price mechanism is a part of microeconomics. तो अगर माइक्रो को प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं या प्राइस थियोरी बोलते हैं तो मैक्रो को क्या बोलते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब ये कैसे आया. तो इफ यू रिमेंबर यू हैव स्टडीड अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ नेशनल इनकम. देखो वर्ड क्या आया, इनकम तो आया ही बट साथ में नेशनल आया. नेशनल मतलब पूरे कंट्री का. अच्छा अगर एक और एग्जांपल लूं तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट्स, जहां पर हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व पढ़ा था. जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को हमने इंटरसेक्ट किया तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिला. वैसे ही जब हम एग्रीगेट, क्या वर्ड यूज किया, एग्रीगेट. सो जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं तो वी गेट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो बेटा दो चीजें हैं, यहां पर भी डिमांड सप्लाई, यहां पर भी डिमांड सप्लाई, पर यहां पर इंडिविजुअल या मार्केट का डिमांड सप्लाई और यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट के बिग पार्ट, whereas individual represents a small part. So macroeconomics is known as the theory of income and employment. Microeconomics में हम लोग यूज करते हैं स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मतलब एक बड़े से लोफ को, एक बड़े से पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पढ़ते हैं. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग में बिलीव नहीं करता है, सब चीजों को एक साथ लेकर पढ़ने में बिलीव करता नहीं है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मानता है कि वी शुड स्टडी
ऑफ एग्रीगेट थिंग्स, दैट इज लंपिंग मेथड। तो कंक्लूजन क्या निकला? माइक्रो के अंदर बिट बाय बिट स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो के अंदर बिट बाय बिट नहीं, पूरा का पूरा साथ में, मतलब कैन आई से इट विल बी टर्म्ड एज lumping method. Now, whenever we talk about microeconomics and we compare micro with macro, तो बेटा क्या ऐसा है कि अगर माइक्रो है तो मैक्रो का इंपॉर्टेंस नहीं है, या अगर मैक्रो है तो माइक्रो का इंपॉर्टेंस नहीं है? नो, कैन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स का खुद का कुछ रेलेवेंस है, whereas मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना कुछ एक रेलेवेंस है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जब माइक्रो यूज होगा तो मैक्रो का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैक्रो यूज होगा तो माइक्रो का इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड, interdependent. So we conclude by saying that micro and macro are interdependent, they are interrelated, they are connected to each other. तो हम किसी भी एक एस्पेक्ट को इग्नोर कर सकते नहीं है। तो बात ये आती है कि सर ये माइक्रो और मैक्रो का जो डिफरेंस आया वो इतने सालों के बाद क्यों आया? क्योंकि there was a certain section of society which believed in individualistic approach, whereas there was another section of the society which believed that there should be aggregative approach. अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंडिविजुअलिस्टिक वाला बोलता है जो हमने किया वो सही, एग्रीगेटिव वाला बोलता है जो हम बोल रहे हैं वो सही। तो there was a tough competition, or rather there was some kind of criticisms to both of them. तो रैगनर फ्रिस्क क्या बोले? अरे बॉस, जो तुम सिखा रहे हो वो भी सही है, जो तुम बात कर रहे हो वो भी सही है, इट्स जस्ट दैट आप दो अलग अप्रोच ले रहे हो। दोनों इकोनॉमिक्स ही है, बट दोनों का इकोनॉमिक्स को समझाने का तरीका अलग है। आपका तरीका है उसको मैं नाम दे देता हूं मीक्रॉस, जबकि जो एग्रीगेटिव वाले थे उनके तरीकों को नाम दे दिया मैक्रॉस। So beta, the scope of economics, the first part, we have two concepts. One is micro, the other is macro. Microeconomics is called as individualistic, macro is called as aggregative. Microeconomics के अंदर हमने slicing method का बात किया, मैक्रो के अंदर हमने लंपिंग मेथड का बात किया। Microeconomics is called as price theory, whereas macroeconomics is called as the theory of income and employment. वैसे ही अगर मैं इक्विलिब्रियम का बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर हैविंग सर्टेन सेट ऑफ असम्पशंस जो रियलिस्टिक नहीं है। अगर आपको याद होगा तो हम जब लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे तो we used to come across a word called as ceteris paribus. अब ये ceteris paribus का मतलब क्या था? Other things remaining constant. तो जब हमने ये other things को constant रखा, इसका मतलब we are considering relationship between two variables and all the other variables are assumed to remain constant. Therefore, इसे हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। कंडीशनल है। क्या कंडीशन रखा? कि अदर फैक्टर्स को बदलना चाहिए नहीं। पर क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई सेटिरस पेरिबस या ऐसा कोई अनरियलिस्टिक असम्पशन है क्या? नहीं है। तो जब हम मैक्रो का बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज जनरल इक्विलिब्रियम। तो बेटा माइक्रो में क्या आया? पार्शियल। मैक्रो में क्या आया? जनरल इक्विलिब्रियम। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, ये सारे वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो एग्रीगेट, सम, टोटल, नेशनल, ये वर्ड्स के साथ आपका ज्यादा कनेक्शन आएगा। तो let us play a small quiz. If I have to ask you certain things, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये माइक्रो है या मैक्रो है। चलो सबसे पहला, if I ask you what is my income, मेरा इनकम कितना है ये नहीं पूछ रहा हूं, बट मेरा जो इनकम मैं कमाता हूं वो माइक्रो में आएगा
कि वो मैक्रो में आएगा? बोलो बोलो, माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? यस, मेरा इनकम माइक्रो में आएगा बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो दूसरा सवाल, नेशनल इनकम कहां पर आएगा? आई होप आपको यह आंसर बहुत क्लियरली मिल गया है, क्योंकि क्लियरली एक वर्ड यूज हुआ है, नेशनल। तो नेशनल वर्ड जैसे ही आएगा वो कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ अ फर्म, चलो फर्म का बात किया, तो एक छोटा सा फर्म माइक्रो होगा कि मैक्रो होगा? फर्म बड़ा भी हो तो भी क्या होगा? कैन आई से व्हेन यू ओनली टॉक अबाउट अ फर्म it is microeconomics, but when you talk about the entire economy then it is a part of macroeconomics. तो imports and exports मैक्रो में आएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल मैक्रो में आएगा, इन्फ्लेशन, बेटा इन्फ्लेशन जो हम ढूंढते हैं वो क्या एक कमोडिटी के लिए होता है कि सारे कमोडिटीज को मिलकर होता है? तो सारे कमोडिटीज को मिलकर जो इन्फ्लेशन आता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट प्राइसेस ऑफ मैंगोज, प्राइसेस ऑफ अनियंस, ये सब माइक्रो में आएगा। तो with the help of some examples I have tried to explain you what are the examples for microeconomics and macroeconomics. अब आप सोचते रहोगे कि क्या स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो और मैक्रो है? Then we are absolutely mistaken, my dear students, because economics is a wide subject. इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइड है और कॉम्प्रिहेंसिव है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो दो पार्ट थे वो है माइक्रो और मैक्रो। अब मैं दूसरे कुछ पार्ट्स के तरफ जा रहा हूं। The other parts which are under the scope of economics can be in the form of international economics. आप लोग जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो जो ग्लोबलाइजेशन है हैज गिवन बर्थ टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाते हैं। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट आता है या एक और स्कोप है जिसका नाम है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। Now developmental economics speaks about what? Economic growth, economic development, what are the structural changes which are going to happen in our economy. अब structural changes क्या होता है थोड़ा अगर डिटेल में समझाऊं तो over the period of time India has come through many structural changes. आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो पहले इंडिया में चलता था घोड़ा गाड़ी, पर आज इंडिया में चलती है ओला की गाड़ी, उबर की गाड़ी। मतलब कहना इसे कि हमने एक स्ट्रक्चरल चेंज देखा। पहले इंडिया के अंदर साड़ीज का कल्चर था, आज भी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव अडॉप्टेड द वेस्टर्न कल्चर। दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल चेंज। वेल, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चरल चेंज. India in the previous years used to have face-to-face teaching, classroom teaching, but today we have innovated to new ways of learning. This is also a structural change. तो हमने माइक्रो का बात किया, मैक्रो का बात किया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बात किया, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का बात किया। वैसे ही एक और टाइप होता है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस या तो फिस्कल इकोनॉमी। अब पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल, ये दोनों जो वर्ड्स है कहना इसे ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी अनाउंस करता है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में होता क्या है, ये जो पब्लिक फाइनेंस का स्कोप है इकोनॉमिक्स के अंडर, ये क्या करता है तो बजट प्रिपेयर करता है। बजट में क्या होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, पैसे कम पड़ जाएंगे तो हम लोन लेंगे, तो पब्लिक डेट होता है, बोरोइंग्स होता है। तो
पब्लिक फाइनेंस टॉक्स अबाउट द बजट, इनकम्स, कहां से हम पैसा कमाएंगे, कहां पर हम पैसा खर्च करेंगे, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे टाइप्स है, मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करूंगा। सो द नेक्स्ट वन इज बाय द नेम ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, विच इज द नीड ऑफ द आवर टुडे, इजंट इट? डोंट यू थिंक ये कोविड-19 के वजह से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ को रिलेटेड, वो बहुत इंप्रूव हो गया। Today, India is trying to scale up its position in healthcare facilities. Why? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फोरकास्ट किया कि, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्ट किया फ्यूचर के बारे में कि बॉस, अगर कोरोना वायरस का इंपैक्ट बहुत हावी होने लगेगा तो हमें तकलीफ हो जाएगी, और अगर तकलीफ होगी तो हमें हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज को स्केल अप करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिमांड फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखा, सप्लाई को देखा, दोनों के बीच में इम्बैलेंस था, तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दे दिया। तो एक कॉन्सेप्ट है हेल्थ इकोनॉमिक्स। एक कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत पॉपुलर है, कैन आई से इट इज नोन एज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। यस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आई बिलीव दैट इज द नीड ऑफ द आवर। आज हम लोग हमारे काम में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे बिजनेस में, हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि वी डू नॉट गिव अ शिट टू व्हाट इज हैपनिंग टू द एनवायरमेंट। टुडे सी व्हाट हैज हैपेंड, आई थिंक अर्थ इज ऑन अ ब्रेक, अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ। ओजोन लेयर में होल हो गया है, ब्लैक होल है, अपने यहाँ पर गर्मी बढ़ गया है, बारिश ढंग से आता नहीं है, ठंडी तो मुंबई में क्या होता है पता ही नहीं है। मतलब एनवायरमेंट इज टेकिंग अ impact because of the activities, the productive activities that we are involved into, and therefore it is important for us to study the ecological balance. आज environmental economics has gained a lot of importance, और इसीलिए हम बात करते हैं about sustainable energy and things through which we can have a better future. तो एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। वैसे ही हर कंट्री गेट्स डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया। तो अर्बन और रूरल के हिसाब से भी इकोनॉमिक्स होता है, अर्बन इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, एजुकेशन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। बाप रे बाप, ऐसा बहुत कैटेगरीज है। तो आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि दिस whatever we discuss is the scope of economics. और अगर आपको ये नोट्स में देखना है तो you will have to come to page number 6 in your J.K. Shah book. पेज नंबर 6 में देखो पहला क्या दिया है, माइक्रो, फिर मैक्रो, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स के राय से ये सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो अदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। अदर ब्रांचेस में क्या क्या आया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लेबर, एग्रीकल्चर, जेंडर, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत सारे स्कोप के अंदर उसके टाइप्स है। अब ऑन द वेरी नेक्स्ट लाइन they have given a difference between micro and macroeconomics. वहां पर पेज नंबर 7 पर देखिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, रैगनर फ्रिस्क इन द ईयर 1920, जहां पर वो कहते हैं कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। सो फर्स्ट पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। Second and third point is not very important, you all can read that once, but I think I had told you that micro and macro are interdependent. तो देखो थर्ड पॉइंट में वो लोगों ने interdependence वर्ड को यूज किया है, you can underline that word. Come to page number 8. On page number 8 you will find a distinguish between micro and macroeconomics, and I think मैंने आपके साथ ये सारा थियरी डील कर लिया है। You can go through that, you can read that, and if you have a doubt do let us know.
So in this video we have covered what is the scope of economics. आगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, आर्ट है क्या? चलो बेटा आप मुझे बताओ, क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है? हाँ, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है? क्वेश्चन मार्क। चलो पहले तो साइंस क्यों है वो समझते हैं। बेटा साइंस क्या होता है? Can I say science is a systematic body of knowledge which works on cause and effect relationship. क्या बोला? Science is a systematic body of knowledge which operates or works on cause and effect relationship. तो बेटा जब भी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का बात करते हो वो साइंस में भी है, वो इकोनॉमिक्स में भी है। साइंस में अगर मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करूं तो ये अगर रिमोट को मैं ऊपर फेंकेगा तो नीचे ही आएगा ना। इसका मतलब द कॉज वाज आई थ्रू इट अप, द इफेक्ट वाज इट केम डाउन, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेशनल and we say that this is a science because it is a systematic body of knowledge. Along with that there is cause and effect relationship. बेटा सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कुछ होगा तो उसका इफेक्ट हमें पता चलता है। तो साइंस में भी कॉज एंड इफेक्ट, इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट, तो इकोनॉमिक्स साइंस है, मैचिंग। वैसे ही साइंस में देयर इज मेजरमेंट विच इज पॉसिबल। तो सर इकोनॉमिक्स में भी तो पॉसिबल है। साइंस में मेजरमेंट कैसे होता है? टेम्परेचर डिग्रीज के अंदर मेजर होता है। कैन आई से हाइट, वेट, ये सब भी हम मेजर कर सकते हैं इन किलोग्राम्स और इन पाउंड्स, सेंटीमीटर्स, इंचेस एक्सेट्रा, फुट। साइंस में मेजरमेंट पॉसिबल है सर, ये तो समझा। इकोनॉमिक्स में कैसे पॉसिबल है? तो बेटा इकोनॉमिक्स में भी मनी एक्ट्स एज अ मीडियम एंड मेजरमेंट। तो जो भी चीज को हमें मेजर करना है उसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करते हैं। नेशनल इनकम मेजरेबल, इन्फ्लेशन मेजरेबल, कंट्री के अंदर कितना पैसा है, कितना पैसा कम पड़ रहा है, सब मेजरेबल। तो बेटा कैन आई से मनी एक्ट्स एज अ मेजरिंग टूल। तो साइंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, वापस मैचिंग। तो इकोनॉमिक्स साइंस है। अच्छा साइंस में उसके पास खुद के टूल्स हैं, अपैरेटस है। जैसे कि साइंस के अंदर टेस्ट ट्यूब है, कुछ थियोरीज है। आप अगर 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स करोगे तो आपको H2O मिलेगा, दैट इज वाटर। तो कैन आई से दैट साइंस के अंदर कुछ अपैरेटस है, टूल्स है, जिसके थ्रू आप साइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। वैसे ही इकोनॉमिक्स के पास भी टूल्स है। क्या टूल्स है इकोनॉमिक्स के पास? सर फिस्कल पॉलिसी, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी गिवन बाय RBI, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, हजारों पॉलिसीज है। मतलब कहना है से ये जो पॉलिसीज है वो इकोनॉमिक्स के टूल्स बन जाते हैं। तो साइंस में भी टूल्स, इकोनॉमिक्स में भी टूल्स, मैचिंग। अब साइंस में फोरकास्ट करना पॉसिबल है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना। जैसे कि आज का टेम्परेचर का फोरकास्ट 39 डिग्रीज है, तो ये क्या हुआ? फोरकास्ट किया। आज से हफ्ते भर का फोरकास्ट अवेलेबल है बेटा। फॉर 1 वीक दे हैव फोरकास्टेड व्हाट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर। तो क्या हम इकोनॉमिक्स में भी फोरकास्टिंग, आगे के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। तो अगर आप अभी का सिचुएशन देखोगे, कैन आई से वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ डिमांड व्हिच विल बी फोरकास्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट कि शायद होटल्स में जाना थोड़ा लोगों का बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट किया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्रिडिक्शन करना पॉसिबल है। तो जैसे साइंस में
फोरकास्टिंग है वैसे इकोनॉमिक्स में भी फोरकास्टिंग है। तो वापस मैचिंग बेटा, जो जो फीचर्स साइंस में दिखे क्या वो सारे फीचर्स आपको इकोनॉमिक्स में भी दिखे? हाँ सर। तो इकोनॉमिक्स और साइंस मैचिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर whereas science deals with nature, or it deals with inanimated or animated things other than humans. Science is accurate, perfect, precision के साथ। इकोनॉमिक्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। There is an element of human error because human behavior is not predictable। तो बेटा सारे फीचर साइंस के इकोनॉमिक्स में है एक्सेप्ट वन, विच इज साइंस इज एक्यूरेट बट इकोनॉमिक्स इज नॉट। व्हाई इज इकोनॉमिक्स नॉट एक्यूरेट? बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, और ये जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बदल सकता है। देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बट अ सोशल साइंस। तो ये तो हो गया साइंस वाला बात। अब क्या बेटा इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है? पहले तो मुझे ये बताइए आर्ट क्या होता है? बेटा आर्ट इज समथिंग विच रिक्वायर्स स्किल। आर्ट इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकल रादर देन बीइंग थियोरेटिकल। तो बेटा अगर आपको रियलाइज हुआ रहेगा कहना इसे कि आप जब कोई ड्राइंग करते हो तो वो एक आर्ट है, क्योंकि आप ड्राइंग के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप रियलिस्टिकली उसको बना रहे हो, प्रैक्टिकली उसको बना रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज करते हो तो उसे हम आर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो आप मुझे बताइए कि इनमें से साइंस कौन सा है और आर्ट कौन सा है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, आई रिपीट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या होगा? बेटा स्टडी का बात किया मतलब साइंस, जबकि जो हमारे कंट्री के अंदर फिलहाल नरेंद्र मोदी या फिर आरबीआई के गवर्नर या तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में कर रहा है, इज दैट अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स और द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, और दे आर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटिंग सर्टेन थिंग्स? तो जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आता है तब हम उसे बोलते हैं एज एन आर्ट। तो बेटा साइंस एक स्टडी है, एक मेथड है, जबकि आर्ट एक इंप्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, मेथड नहीं है। साइंस थियोरेटिकल है जबकि आर्ट प्रैक्टिकल है। तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो साइंस हो जाएगा, और उस चीज का जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो आर्ट बन जाएगा। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज साइंस बट एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी का एप्लीकेशन, फिस्कल पॉलिसी का एप्लीकेशन, ये सब आर्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये मेथोडोलॉजिकल नहीं है, ये एप्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकलिटी पे है। तो क्या इकोनॉमिक्स साइंस है? यस। क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? यस। इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। सिर्फ एक चीज याद रखना है, क्या इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस है, एक्यूरेट साइंस है? नहीं, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रिडिक्टेबल एंड विच इज नेवर going to remain the same. It will change every time depending upon situation, depending upon person, etc. So what do we conclude? We concluded that economics is both science as well as an art. In the next video we shall study something called as positive science and normative science.